This is Ghulam Murtaza. Jैसे हम shortly you can call me GM Tafi. I am a PhD scholar at Bahria University, Islamabad, and I've done my MPhil in political science from Punjab University, MA in political science from University of Sargodha as a gold medalist, and I have also worked as a visiting faculty lecturer at UMT Lahore campus. So today we will discuss the webinar on how to prepare international relations for CSS and PMS. Before starting, I would really thank to the management of OPA, Office of Participant Affairs of UMT Lahore, और उनके अंडर जो एक फोरम काम कर रहा है UMT CSS फोरम, उसका मैं थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे अप्रोच किया, पर्टिकुलरली जो उसको हेड कर रहे हैं मोहम्मद आजम. तो थैंक यू आजम, यू आर आल्सो हेयर, कि यू अप्रोच्ड मी, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो स्टूडेंट्स हैं दे आर वेरी सीरियस to join this, they have a little bit more or less they have to some extent trend of international relations in order to prepare in CSS or PMS. So again, Office of Participant Affairs UMT Lahore, I'm thankful to you, and CSS UMT forum, मैं आप लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, particularly मोहम्मद आजम, thank you, you approached me. Okay guys, so what will be our roadmap in today's discussion? आज की हमारी जो डिस्कशन होगी उसका जो रोड मैप होगा, वी विल डिस्कस 6 मेन थिंग्स इन दिस डिस्कशन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस यू अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशंस शॉर्टली, और फिर मैं आपको डायमेंशंस बताऊंगा इंटरनेशनल रिलेशंस की, विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो काफी लोग जो हैं इसको मिस कर जाते हैं. डायमेंशंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस को देखेंगे, जहां से आपको थ्योरीज के बारे में पता चलेगा. इसी तरीके से हम बाद में जो है वो थ्योरीज ऑफ आईआर को देखेंगे, और देन आई विल लेट यू नो के हाउ टू अप्लाई थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशंस, और फिर हम अपनी पूरी डिस्कशन को जो है वो कंक्लूड करेंगे, और देन लास्ट विल बी अवर क्वेश्चनिंग एंड आंसर सेशन होगा, तो आप क्वेश्चंस करेंगे और जो है आई विल ट्राई कि मैं उसको जवाब दूं, मैं उसका जवाब दूंगा. तो ये जो है हमारा आज का एजेंडा होगा, जिसके तनाजुर में हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे. तो क्या होगा, हमारा एजेंडा होगा इंट्रोडक्शन टू आईआर, हम उसको देखेंगे, और डायमेंशंस देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस की. फिर हम थ्योरीज को देखेंगे. थ्योरी मैं डिटेल से नहीं बताऊंगा, थ्योरीज का एक आपको ओवरव्यू दूंगा कि थ्योरीज को आपने तैयार किस तरीके से करना है, और इसी तरीके से जो है हाउ टू अप्लाई इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर जो थ्योरी है उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसको देखेंगे, और फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे, और देन विल बी अवर क्वेश्चन एंड आंसर जो है वो सेशन, जिसको हम जो है वो स्टार्ट करेंगे. सो यहाँ तक आपकी चीजें क्लियर हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन टुडेस डिस्कशन. इफ यू आर क्लियर अबाउट दिस देन डू लेट मी नो एज वी कैन प्रोसीड. ओके, सो यू आर क्लियर कि हमने करना क्या है आज की डिस्कशन में. गॉट इट, वेरी गुड. ओके मोहम्मद आजम, बहुत आला. अब्दुल वहाब, वेरी गुड. ओके, तो अभी हम डिस्कशन करते हैं थोड़ी सी इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, कि जो डेफिनेशन या हम जिसको हिस्ट्री कहें थोड़ी इंटरनेशनल रिलेशंस की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने सीएसएस या जी इरफान, मैंने बताया है कि आज की जो हमारी डिस्कशन होगी उसमें हम इंट्रोडक्शन और थोड़ी डेफिनेशन को देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस की, फिर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की डायमेंशंस को देखेंगे, और फिर हम थ्योरीज को देखेंगे, और फिर हाउ टू अप्लाई थ्योरी, और लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे, और बाद में जो है वो क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग का सेशन होगा. ये मैंने बताया. तो ये आज की हमारी जो है वो डिस्कशन, जो अभी हमने इसको डिस्कस किया है. ओके, तो जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, तो आईआर बेसिकली है क्या. अभी देखें, आईआर के बारे में एक जनरल डेफिनेशन इसकी, ऑल्दो देयर आर मेनी डेफिनेशंस आईआर के बारे में, हर कोई आपको अपनी डेफिनेशन देगा. तो मेरी भी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है जो इन माय व्यू के काफी चीजों को जो है वो कवर करती है. तो आपने आईआर को किस तरीके से देखना है. देखें, व्हाट इज आईआर. ये बेसिकली एक थ्योरी और प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है. दिस इज एन एकेडमिक सब्जेक्ट
जिसमें थ्योरी भी है और जिसमें जो है वो अ, अ, आप कह सकते हैं कि जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस भी नजर आएगी, ठीक है। थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो इन दिस वे जब हम इसको इस तरीके से देखते हैं तो आईआर क्या है बेसिकली। तो आईआर को अगर आपने अंडरस्टैंड करना है तो यू हैव टू सी कलेक्टिव एक्शन गुड्स एंड कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम्स। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ये जो पूरी दुनिया है, सेटअप है, इसमें कलेक्टिव एक्शन गुड्स हैं। कलेक्टिव एक्शन गुड्स का मतलब होता है हर स्टेट चाहती है कि पीस हो, हर स्टेट चाहती है कि झगड़े नहीं हो, हर स्टेट चाहती है कि वो अमन के साथ रह सके, हर स्टेट चाहती है कि उसका इंटरेस्ट पूरा हो, हर स्टेट की मर्जी होती है। बट इन दिस सिचुएशन हियर कम्स अ कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम। उन स्टेट के अंदर मसाइल आ जाते हैं क्योंकि एक स्टेट का जो इंटरेस्ट होता है वो दूसरी स्टेट के इंटरेस्ट से कोलैप्स कर जाता है। नतीजे में क्या होता है, नतीजे में दुनिया में जो है वो जंग की सिचुएशन क्रिएट होती है। नतीजे में दुनिया के अंदर या इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर कन्फ्लिक्ट्स जन्म देते हैं। उसके नतीजे में स्टेट्स के आपस में डिस्प्यूट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम्स आ जाता है। ऑल्दो एवरी स्टेट वांट्स के उसके वो पीस के साथ रहे, बट मसला क्या होता है कि उसके इंटरेस्ट दूसरे से क्लैश कर जाते हैं। जैसे पाकिस्तान इंडिया है, इंडिया भी चाहता है अमन हो, पाकिस्तान भी चाहता है अमन हो, बट दोनों के इंटरेस्ट क्लैश कर रहे हैं। अमन की डेफिनेशन इनकी और है और इंडिया की और है, नतीजे में क्या कन्फ्लिक्ट हो रहा है। इसी तरीके से पूरी दुनिया चाहती है कि भाई दुनिया से ग्लोबल वार्मिंग को खत्म कर दिया जाए। हर स्टेट जो है उसके ऊपर एग्री है, भाई खत्म होना चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से इसी तरीके से जब आप इसको देखते हैं, क्या कहें, इन्हीं स्टेट को जब आप दोबारा देखते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई चाइना तो सबसे ज्यादा कार्बन को इमिट करता है, वो कैसे चाहेगा ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो। और यूएसए का भी जो बड़ी ऑयल रिफाइनरीज हैं वो भी इसी के अंदर हैं। तो दिस इज अ रीजन कि स्टेट चाहती भी हैं ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो, बट वो नहीं भी कर सकती हैं, उनके इंटरेस्ट क्लेश हो जाते हैं। तो नतीजे में क्या होता है, नतीजे में दुनिया में कन्फ्लिक्ट होते हैं, नतीजे में दुनिया के अंदर डिस्प्यूट्स होते हैं, कहीं की पीस की इफर्ट्स होती हैं। इस सारे प्रोसेस को जो फील्ड स्टडी करती है उस फील्ड को हम इंटरनेशनल रिलेशंस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल रिलेशंस, इन विच दिस इज अ थ्योरी एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट है। इसके अंदर हम प्रैक्टिस भी करते हैं। आपने देखा है ना डिप्लोमेसी कैसे आपस में रिलेशंस को ठीक किया जाता है, मुलाकातें की जाती हैं। तो दिस इज अ प्रैक्टिस। जो डिप्लोमेट्स होते हैं, फॉरेन अफेयर्स के होते हैं, जो फौजी सरबराह होते हैं, वो तो प्रैक्टिस भी करते हैं। और इसी तरीके से हम थेरीज को भी यूज करते हैं, जो मैं आगे बताता हूँ कि इन मसाइल से निकला कैसे जा सकता है, कलेक्टिव एक्शन गुड्स को कैसे मेंटेन क्रिएट किया जा सकता है, उसको हम इंटरनेशनल रिलेशंस कहते हैं। दिस इज इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसको एज अ फील्ड के तौर पे हम लेते हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा इसका। इसी तरीके से इसकी हिस्ट्री अगर हम देखें तो वो भी हमें काफी टाइम से मिलती है। जो हम ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से हमें पता चलता है 1648 में जब वॉर हुई यूरोप के अंदर, और उसके बाद वहाँ के लोग जो हैं वहाँ पे ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन किया गया, जिसमें सॉवरेनिटी आई, जिसमें जो है डिप्लोमेसी आई, जिसमें जो है बॉर्डर्स की डिमार्केशन हुई, सेकुलरिज्म हुआ, जहाँ से मॉडर्न स्टेट की शुरुआत हुई। और उसके बाद हमें वर्ल्ड वार वन मिलती है, वर्ल्ड वार टू मिलती है, और फिर हमें कोल्ड वार मिलती है। और कोल्ड वार के बाद का ऑर्डर जो हमें आज है वो हमें दिखाई देता है। दिस इज दिस इज द स्टोरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इन अ नटशेल, अगर मैं कहूँ तो इस तरीके से हम इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ते हैं। तो पढ़ना क्या है, समझना कैसे है कि कलेक्टिव एक्शन गुड हर इंटरेस्ट की एस्पिरेशन है। और प्रॉब्लम क्या आता है, कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम आ जाता है। तो उसको अचीव कैसे करना है, इस कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम को, उसकी थ्योरी और उसकी प्रैक्टिस जो है वो हम आईआर के अंदर स्टडी करते हैं। और हम आईआर को समझ नहीं सकते चूंकि लिए उसकी हिस्ट्री जरूरी होती है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जरूरी है हर चीज को समझने के लिए। तो इस वजह से हम जो स्टार्ट करते हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से, और फिर जो है हम वर्ल्ड वार वन, कोल्ड वार और जो है पोस्ट कोल्ड वार की तरफ जो है वो चले जाते हैं। ये चीजें पढ़ना आपको जरूरी होती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, इन चीजों को समझने के लिए। तो गाइज आई होप यहाँ तक आपकी जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी।
कि अ लिटिल बिट उसकी डेफिनेशन या जो उसकी आप कहें जो हिस्ट्री है या उसकी मीनिंग है, यहाँ तक क्लियर है आपका? इफ इट इज क्लियर देन वी आर वी विल गो फॉरवर्ड। यहाँ तक क्लियर है चीजें? सो डू लेट मी नो, बी विजिलेंट एंड बी एक्टिव, डू रिस्पॉन्ड मी एज सुन एज पॉसिबल, ताकि हम सही तरीके से आगे चलते चलें। ओके सैयद मिनाइल, वेरी गुड, शाबाश। अब्दुल वहाब, वेरी गुड। फातिमा एजाज, गुड। ओके आजम, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। तो ओके हरीश, अब्दुल रजाक, वेरी गुड बेटा। आकिब सदीक, गुड, शाबाश। ओके, तो ये चीजें क्लियर हैं, आपको पता चला कि इंटरनेशनल रिलेशंस बेसिकली है क्या, और इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर किस चीज को पढ़ा जाता है, थ्योरी भी है, प्रैक्टिस भी है, और इसकी एक अपनी हिस्ट्री भी है। दिस टॉपिक, नासिर, वेरी गुड, शाबाश। तो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने समझना है। ये आप समझ गए तो आपको थेरीज की समझ जाएगी कि आईआर में थेरीज कहाँ कहाँ और कैसे यूज करते हैं। गुड सरफराज। डायमेंशंस ऑफ आईआर को आपने समझना है जब भी इंटरनेशनल रिलेशंस को आप जो है वो तैयार कर रहे होते हैं। तो आप क्या समझना होता है? आपको समझना है डायमेंशंस ऑफ आईआर। Dimensions of IR, that will be a unique topic for you in my today's discussion. Dimensions of IR. अगर आप डायमेंशन को समझते हैं आईआर को, तो आपको आईआर की थेरीज की भी समझ आएगी, और आपको एक कंप्लीट आईआर का जो पैकेज है, जो सिलेबस है, उसकी भी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। सो डायमेंशंस ऑफ आईआर, सो डियर स्टूडेंट्स, डू रिमेंबर there are mainly 4 dimensions of international relations. 4 dimensions हैं जिसको इंटरनेशनल रिलेशंस मेनली डील करता है। नंबर 1, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी, कि सिक्योरिटी इन्फ्लुएंसेस हाउ सिक्योरिटी इन्फ्लुएंसेस इन इंटरनेशनल रिलेशंस। पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी का आपस में क्या ताल्लुकात होता है, क्या इंटरेक्शन होता है, उसको हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी कहते हैं। इसमें आईआर क्या डील करता है? इसमें आईआर के अंदर पढ़ा जाता है व्हाट इज वॉर, वॉर, कॉजेज ऑफ कंफ्लिक्ट, कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन, और उसको किस तरीके से रिजोल्व किया जा सकता है। इस चीज को जो चीज डील करती है उसको हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। गॉट इट? के कॉजेज ऑफ वॉर, जो पावर के साथ रिलेट हो चीज, जो कंफ्लिक्ट के साथ हो, जो वॉर के साथ चीज रिलेट होती है, कि वॉर और पॉलिटिक्स के आपस में क्या ताल्लुकात है, कंफ्लिक्ट और पॉलिटिक्स का क्या आपस में ताल्लुकात है, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी कहते हैं। और इसी चीज को जो डील करती है, जो थेरीज डील करती हैं इस डायमेंशंस को, वो थेरीज कौन सी होती हैं? वो रियलिज्म एंड लिबरलिज्म, यानी रियलिज्म एंड लिबरलिज्म, या न्यो रियलिज्म या न्यो लिबरलिज्म, ये दोनों थेरीज या 4 थेरीज जो हैं, जिसको हम ट्रेडिशनल थेरीज कहते हैं, ये इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी को डील करती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। ये कॉन्फ्लिक्ट, वॉर, इसको जो डील करती हैं, ये 4 थेरीज हैं, रियलिज्म, लिबरलिज्म एंड न्यो न्यो, जो इनके अंदर डिबेट है। तो ये है इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी, ये एक डायमेंशन आईआर के अंदर। ओके, तो इसी तरीके से जो दूसरी डायमेंशन है, दैट इज इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, जिसे आईपीई कहते हैं। ये दूसरी डायमेंशन है। इसमें देखते हैं हम कि पॉलिटिक्स इकोनॉमी पे कैसे असरअंदाज होती है, और इकोनॉमी पॉलिटिक्स के अंदर कैसे असरअंदाज होती है। इसको हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते हैं, कि कैसे पॉलिटिकल डिसीजंस इकोनॉमी के बेस पे लिए जा रहे हैं, और इकोनॉमी के डिसीजंस पॉलिटिकल बेसिस पे लिए जा रहे हैं, उसको हम कहते हैं। और इसके अंदर जो इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी के अंदर जो हम पढ़ते हैं, वो हम ये पढ़ते हैं, जैसे मर्केंटाइलिज्म इसके अंदर पढ़ा जाता है, कॉलोनियलिज्म, कॉलोनीज को क्यों बनाया गया, एम्पायर्स को क्यों बनाया गया, कैपिटलिज्म क्या है, और इकोनॉमिक लिबरलिज्म को हम पढ़ते हैं। और इसके अंदर हम सिस्टम थ्योरी को पढ़ते हैं, जो न्यो मार्क्सिज्म के अंदर आती है, जिसमें डिपेंडेंसी इंटरडिपेंडेंसी थ्योरी को देखते हैं हम, जिसमें हम मर्केंटाइलिज्म को देखते हैं। ओके, तो डायमेंशन की मैं ये बता रहा हूँ, आई नो गैलेक्सी 58 एसेट डायमेंशन आईआर की डायमेंशन है, और उस डायमेंशन के बेस पे अगर आप आईआर को समझेंगे तो आपको आईआर की थ्योरीज भी समझ आएंगी, और आपको जो है वो आईआर की अंडरस्टैंडिंग भी होगी। तो जो पहली डायमेंशन है वो है इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी, जो डील करती है कि इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर वॉर के कॉजेज को देखती है। वो देखती है कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है, वॉर के कॉजेज क्या हैं, उसको हम देखते हैं। और उसके लिए हम रियलिज्म और लिबरलिज्म, न्यो रियलिज्म और न्यो लिबरलिज्म के स्कूल ऑफ थॉट को यूज करते हैं, और उसको स्टडी करते हैं, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से दूसरी इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है, कि हाउ
पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंसेस इकोनॉमी एंड इकोनॉमी इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिक्स। ठीक है, उसको हम देखते हैं कि इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन क्या है। उसके अंदर हम कौन से थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क यूज करते हैं, मर्केंटाइलिज्म करते हैं, इकोनॉमिक लिबरलिज्म करते हैं और सिस्टम थ्योरी करते हैं न्यो मार्क्सिज्म के अंदर, जिसमें आपकी डिपेंडेंसी इंटरडिपेंडेंसी थ्योरीज आती हैं। तो जब ये थ्योरीज आपने देखनी है तो ये आपको हमेशा इकोनॉमी की तरफ लेके जाएंगी। ये इकोनॉमिकल डिसीजंस कैसे पॉलिटिकल बेसिस पे लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे ग्लोबलाइजेशन आ रहा है अभी, आपने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा है, ब्रेटन वुड सिस्टम के बारे में आप पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, तो वो आपकी इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की जो डायमेंशन है वो उसको डील करती है। इसी तरीके से एक और बहुत इंटरेस्टिंग डायमेंशन है इंटरनेशनल पॉलिटिकल सोसाइटी, कि हाउ पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंसेस सोसाइटी एंड सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिक्स इन इंटरनेशनल सिस्टम। तो उसको हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल सोसाइटी कहते हैं, और उसमें हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को देखते हैं, उसमें हम एथनिसिटी को देखते हैं। आप देखते हैं कि जो कश्मीर की वॉर चल रही है सेल्फ डिटर्मिनेशन की, इसराइल के खिलाफ जो फलस्तीन की चल रही है, इसी तरीके से जो कुर्द हैं उनकी चल रही है, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट जो एथनिक ग्रुप्स हैं वो किस तरीके से जो है वो डील कर रहे हैं, जिसमें कि ये इस्लामोफोबिया आता है, जिसमें आप पॉपुलिज्म को स्टडी करते हैं। और ये जो चीज है कि किस तरीके से सोसाइटी इसको डील करती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जो है वो पॉलिटिकल जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल सोसाइटी के जो है वो पैराडाइम में लेके जाते हैं। गॉट इट? तो आई होप यहाँ तक आपको जो है वो चीजें समझ आ रही होंगी। गॉट इट? तो उसको हम डायमेंशंस के अंदर, इसी तरीके से लास्ट जो डायमेंशन है दैट इज इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोलॉजी। ठीक है, जिसको हम इन्वायरमेंटल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी कहते हैं, कि कैसे पॉलिटिक्स इन्वायरमेंट पे असर करती है और इन्वायरमेंट जो है वो पॉलिटिक्स पे करता है। और इसमें हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क यूज करते हैं, ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी को हम यूज करते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको रोका जा सकता है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, कुछ स्केप्टिक्स हैं कहते हैं ये नहीं हो रही, कुछ ऑप्टिमिस्ट हैं वो कहते हैं नहीं ये हो रही है, कुछ पेसिमिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये बड़ी तबाही फैला देगी। तो इसके पूरे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जिसको हम पढ़ते हैं, तो ये डायमेंशंस ऑफ आईआर हैं। आपने जब थ्योरीज को तैयार करना है तो आपने इन डायमेंशंस के बेसिस पे करना है, फिर आपको आसानी होगी इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए। तो क्या आपने डायमेंशंस लेनी है, जिसमें आपने इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सोसाइटी है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोलॉजी है, और इनके बेसिस पे आप थ्योरीज को भी यूज करते हैं। आप रियलिज्म को देखते हैं या ट्रेडिशनल थ्योरीज को, यहाँ पे आप जो है आईपी की थ्योरीज को देखते हैं, सिस्टम थ्योरी है, मर्केंटाइलिज्म है, इकोनॉमिक लिबरलिज्म है, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है, और इसी तरीके से जो है आप इंटरनेशनल पॉलिटिकल सोसाइटी में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को देखते हैं, एथनिसिटी को देखते हैं, और इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोलॉजी के अंदर आप ग्रीन थ्योरी को यूज करते हैं। इस चीज को समझने के लिए ये डायमेंशंस ऑफ आईआर हैं, जिसको आपने समझना है while preparing your paper for CSS and PMS, एक सीरियस कैंडिडेट के तौर पे फिर आपको सही तरीके से आईआर की अंडरस्टैंडिंग होगी। हम पर्टिकुलरली कहते हैं कि आईआर एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, और हम कहते हैं जी बिल्कुल बिल्कुल हरेश, इंटरनेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज हैं वो बिल्कुल इसी के अंदर आती हैं। वेरी गुड हरेश, ये इसी जो है इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी के अंदर आती है। राइट? तो इनको समझना जरूरी है आपने, अगर इन डायमेंशंस को आप एक दफा समझ लेंगे तो आपको आईआर को प्रिपेयर करने में बड़ी आसानी होगी। तो ये जो एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि भाई ये बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, ये ओपन एंडेड है, ये कोई ओपन एंडेड नहीं है, दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक सब्जेक्ट, बट द थिंग इज हाउ यू प्रिपेयर, आप इसको किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं तो आप पे डिपेंड करता है। गॉट इट? ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर है चीजें? इफ वी आर डन विद दीज ऑल थिंग्स देन डू लेट मी नो एज वी कैन प्रोसीड फर्दर। हम आगे चलते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं आपकी? शाबाश, मुझे जल्दी जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दें। ओके, वेरी गुड, शाबाश, तो आप बड़े शानदार लोग हैं यार। वेरी गुड। ओके, ओके फातिमा, गुड गुड, इमरान वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, यार बड़े शानदार लोग हैं आप। गुड, तो आपको आई आर समझ आ रहा है, दैट्स वेरी गुड। ओके 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 गाइस, ओके थैंक यू बिलाल। ओके यस, बिल्कुल बिल्कुल, पता नहीं क्या नाम था, इंटेलिजेंस, और ये सारी इसी इसी डायमेंशन में आएगा, बिल्कुल इसी डायमेंशन में आएगा।
ठीक है, आई डोंट नो उसका नाम क्या था जिसने ये पूछा है। इंटेलिजेंस कॉन्फ्लिक्ट स्टडी इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी के डायमेंशन में आएंगे। गुड। Okay, guys. So theories of IR, the most important, the most challenging टास्क जो समय एक हरक्यूलियन टास्क समझा जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, जब आप उसको तैयार कर रहे होते हैं, आपसे कहा जाता है यार थेरीज आ गई हैं, थेरीज बड़ी मुश्किल हैं, आईआर में थेरीज को तैयार किया जाता है, ये वो है। तो गाइस कोई मसला नहीं है, थेरीज बिल्कुल इजी है, बट द थिंग इज आप उसको प्रिपेयर करने का एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। सबसे इंटरेस्टिंग भी यही है। ओके ओके जी इमाद। ओके, तो थेरीज ऑफ आईआर। ओके, थेरीज ऑफ आईआर जो मोस्ट चैलेंजिंग टास्क है जिसको समझा जाता है, ऑल्दो ये है नहीं। ठीक है। जी। ओके गाइस। अच्छा गाइस, मैं एक चीज थोड़ी सी अनाउंस कर लूं। चूंकि ये हमारी मीटिंग जो है 40 मिनट्स के बाद एंड हो जाएगी, तो वी हैव ओनली 6 मिनट्स। हम 5 मिनट इसको डिस्कस करेंगे, फिर ये मीटिंग एंड होगी, तो मीटिंग मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा थेरीज ऑफ आईआर से, जब ये एंड हो जाए। अभी हम 5 मिनट इसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। 40 मिनट के बाद एंड हो जाती है, तो देन यू हैव टू ज्वाइन मी अगेन एंड दैट वुड बी अवर लास्ट जो वो स्लॉट होगा उसके ऊपर। ओके, तो इस सिचुएशन में ठीक है, तो आपने दोबारा मुझे ज्वाइन करना है और हम यहीं से स्टार्ट करेंगे इस चीज को। तो ओके, theories of IR, the most challenging, it is said कि ये चीज है, बट दिस इज नॉट। इसको आपने समझना है। देखें, थेरीज जो है आपकी, मैंने पहले बताया आपको, पहले तो थेरी समझ आ जाएगी जब आप डायमेंशंस को देखेंगे। जब आपने डायमेंशंस को देखा तो आपकी थेरी क्लियर हो गई। आपने देखा कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज को ट्रेडिशनल थेरीज जो है वो डील करेंगी। आपने देखा कि ये पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर आ रहे हैं, तो उनको वो थेरीज डील करेंगी। आपने देखा कि जो है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के अंदर चीजें आ रही हैं, तो वो उसके अंदर होंगी। और इकोलॉजी के अंदर देखा तो आपने देखा कि वो थेरीज थेरीज उनको डील करेंगी। तो एक तो आपकी वहीं पे ही जो है वो स्पेसिफाई हो गई चीजें। गॉट इट। एक तो आपने जो है वो वहीं पे इंटरनेशनल रिलेशंस की थेरीज को पकड़ लेना है, वहीं पे देखना है कि इस तरीके से की जाती है। दूसरा जो अगर हम देखें तो आप देखें कि मैंने पहले बताया कि इंटरनेशनल रिलेशंस पॉलिटिकल, इंटरनेशनल रिलेशंस में कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम्स के ऊपर डीपी है। कलेक्टिव एक्शन गुड हर कोई चाहता है, बट कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो उस कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम को डील करने के लिए आपके पास थेरीज होती हैं कि स्टेट्स में वो कन्फ्लिक्ट कैसे रिजोल्व किया जाए, पीस को कैसे मेंटेन किया जाए, उसके लिए डिफरेंट तरीके कार हैं। हर थेरी अपना अपना पर्सपेक्टिव देती है। तो उससे पहले आप ये समझें कि बेसिकली थेरी है क्या। देखिए, थेरी एक सेट ऑफ रूल्स ऑफ प्रिंसिपल्स होता है, या एक सेट ऑफ हाइपोथेसिस होता है, जिसके 3 से 4 काम होते हैं। थेरी का नंबर 1 जो काम होता है वो ये होता है कि वो कम्प्लेक्स फिनोमिना को इजी करती है, वो सिंपल बनाती है। कम्प्लेक्स चीजें होंगी उसको इजी बनाएगी थेरी। दूसरा थेरी का फंक्शन होगा कि वो जो है वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को एक्सप्लेन करने में आपको हेल्प करेगी। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होंगे, आप उन आइडियाज को देख नहीं रहे होंगे, बट थ्योरी यूज करके आप उनको समझ लेंगे। थर्ड जो काम है थ्योरी का, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि थ्योरी आपको फ्यूचर को प्रिडिक्ट करती है। आप थ्योरी को यूज करके एक फिनोमेना को समझेंगे और फ्यूचर को प्रिडिक्ट करेंगे आप कि आगे क्या होगा उसी थ्योरी को यूज करके। तो ये 3 थ्योरी के मेन फंक्शंस होते हैं, ये आपके माइंड में होने चाहिए। ये थ्योरी क्या करती है? नंबर 1, थ्योरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को इजी करती है। नंबर 2, एब्स्ट्रैक्ट जो आइडियाज होते हैं उनको एक्सप्लेन करती है। एंड लास्टली जो है वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करती है, जो आपकी थ्योरी होती है। 3 काम होते हैं थ्योरी के। और थ्योरीज आपने, मैंने डायमेंशन में आपको क्लियर करा दिया कि वो फिनोमेना अगर वो पीस कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है तो आपकी मेन स्ट्रीम में चली जाएगी, वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी की फील्ड है। इकोनॉमी से रिलेटेड है तो आईपी की फील्ड है। वो आइडेंटिटी से रिलेटेड है तो वो सोसाइटी की है, इंटरनेशनल सोसाइटी की है। अगर वो जो है वो डील वो कर रहे हैं इन सेंस के वो इकोलॉजी से है, इन्वायरमेंट से है, ग्लोबल वार्मिंग से है, तो वो आपकी इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोलॉजी के अंदर चली जाती है। गॉट इट। तो ये सारी चीजें हैं जिसको आपने जो है वो जो है देखना है। गॉट इट। सीरीज के अंदर जब आप इसको देखते हैं। गॉट इट। ओके, तो ओके गाइस, तो ओके, यहां तक आई होप आपकी जो है वो चीजें क्लियर हो गई होंगी। गॉट इट।
और आई थिंक मैं थ्योरी को जो है वो आपको जो है वो पढ़ाऊँ। ये हमारा जो मीटिंग एंड होती है, फिर जैसे मीटिंग हमारी स्टार्ट होगी, जैसे आप मुझे ज्वाइन करेंगे तो हम जो है इस थ्योरी को बता देंगे। अच्छा, तीसरा जो PM5 है, आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम, आप स्क्रीन पे भी लिख रहे हैं, सो ट्राई टू अवॉइड दिस। बेटा जो तीसरी है वो ये है कि वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करती है, ठीक है? जो थ्योरी है वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करती है। गॉट इट? ओके। यू एज यू नो ऑल गाइस के ये हमारा एक वेबिनार है। ओके। और जो है ऑफिस ऑफ पार्टिसिपेंट अफेयर्स जो है वो यूएमटी के प्लेटफॉर्म से हो रहा है, और उसमें सीएसएस यूएमटी फोरम है उनके हिसाब से, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है। आजम ने मुझे जो है वो अप्रोच किया कि ये कुछ चीजें की जाएं, so दैट इज अ वंडरफुल इनिशिएटिव। आई थिंक इट शुड बी प्रमोटेड एंड इट शुड बी कंटिन्यूड। ओके। तो और मैं कोशिश करूंगा कि कभी मुझे टाइम मिले तो मैं आप लोगों से इन चीजों के बारे में डिस्कशन जो है वो करता रहूं। तो गाइस, थेरीज ऑफ आईआर के बारे में हम बात कर रहे थे। इससे पहले हमने डिस्कशन की कि जो आईआर की डेफिनेशन है और उसकी हिस्ट्री को हमने देखा, और उसके बाद हमने देखा डायमेंशंस ऑफ आईआर को हमने देखा, और डायमेंशंस के बाद जो है वो हमने थेरीज के ऊपर हम आ गए कि हमने अगर थेरीज प्रिपेयर करनी है सीएसएस के लिए या पीएमएस के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो उसको हम किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो उसके बारे में मैंने पहली बात तो आपको ये बताई कि थेरीज आपकी डायमेंशंस ऑफ आईआर में क्लियर हो जानी चाहिए। इफ योर डायमेंशंस आर क्लियर, यू आर क्लियर विद थेरी, आपकी थेरीज भी क्लियर होंगी। क्योंकि अगर आपको ये पता होगा कि ये इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी की डायमेंशंस है, तो वहां पे ट्रेडिशनल थेरीज लगेंगी, आप वो उनको डील करेंगी। और इसी तरीके से अगर वो इकोनॉमी से रिलेटेड है तो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की थेरीज होंगी। अगर वो आइडेंटिटी से रिलेटेड है तो सोसाइटी से रिलेटेड है तो आइडेंटिटी की थेरी होंगी। और वो अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो वो इकोलॉजी की जो थेरी है, ग्रीन पॉलिटिकल थेरी है, वो चीजें होंगी। गॉट इट? बट उसको अगर मजीद में स्पेसिफाई करूं तो हमें पता चलता है थेरीज ऑफ आईआर आईआर के अंदर कि जो थेरीज ऑफ आईआर है, मैंने पहले बताया कि उनका काम क्या होता है। वो जो है कॉम्प्लेक्स चीजों को इजी करती हैं, वो जो है हमें जो है फ्यूचर को वो प्रिडिक्ट करती हैं, और इसी तरीके से जो थेरी होती है वो आपको जो है जो एब्स्ट्रैक्ट चीज होती है उसको इजी करती है। जैसे अनार्की है या वॉर है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, आपने नहीं देखी है चीजें, बट आप जब थेरीज को यूज करते हैं, रियलिज्म को यूज करेंगे, तो आपको पता चलेगा अभी वॉर क्यों होती है, वॉर के काजेस क्या हैं, ये सारी चीजें। तो इसे जैसे एब्स्ट्रैक्ट चीजों को इजी करके हमें पेश करती हैं, ये थेरीज के बेसिकली फंक्शंस होते हैं। तो जब हम आईआर के अंदर थेरीज की बात करते हैं तो डू रिमेंबर देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ थेरीज इन इंटरनेशनल रिलेशंस। नंबर वन जो थेरी है वो मेन स्ट्रीम या ट्रेडिशनल थेरीज हैं। सेकेंडली क्रिटिकल थेरीज हैं। और थर्डली एक एक अलहदा स्कूल ऑफ थॉट आता है जिसे हम कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं, वो चीजें आ जाती हैं। तो आपने इनको कैटेगराइज इस चीजों में करना है, मेन स्ट्रीम या ट्रेडिशनल। और मेन स्ट्रीम या ट्रेडिशनल आपकी जो डायमेंशंस की बात करें तो वो इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी के अंदर आती हैं, और उसमें ये वॉर, कॉजेज ऑफ वॉर, कन्फ्लिक्ट के अंदर वो उनको डील करती हैं। इसी तरीके से जब हम क्रिटिकल थेरीज की बात करते हैं तो वो बेसिकली इन ट्रेडिशनल थेरीज को क्रिटिसाइज करती हैं। क्या करती हैं? इन ट्रेडिशनल थेरीज को क्रिटिसाइज करती हैं कि ये जो रियलिज्म है, न्यो रियलिज्म है, लिबरलिज्म है, न्यो लिबरलिज्म है, वो उनको क्रिटिसाइज करती हैं, ये जो क्रिटिकल थेरीज हैं। और उनके अंदर आपका न्यो मार्क्सिज्म आता है, उसके अंदर आपका खुद क्रिटिकल थेरी आ जाती है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आ जाता है, ये पोस्ट मॉडर्निज्म आ जाता है, ये सारी क्रिटिकल थेरीज के अंदर आती है। और ये एक कंस्ट्रक्टिविज्म है, और कंस्ट्रक्टिविज्म तो इन दोनों की बैंड बजाता है। ठीक है, ये इसका तो अपना एक वो कहते हैं ना सवेग है, ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म थेरी है जो आजकल चल रही है, तो ये इन चीजों को डील करती हैं। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। अगेन ये चीजें आपकी कहाँ पे चली जाएंगी, ये चीजें आपकी चली जाएंगी उसी डायमेंशन के अंदर। तो मैं तभी कह रहा था कि वो बहुत इंटरेस्टिंग है। डायमेंशंस आपकी क्लियर हो गई आईआर के अंदर, आपकी थेरीज फिंगर टिप पे आ जाएंगी। तो इस वजह से डायमेंशंस को क्लियर करें पहले। आईआर को पढ़ते वक्त आप देखें जो मैंने बताया है कि ये जो टॉपिक्स हैं ये आ रहे हैं कहाँ पे, ये आ रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी में, ये आ रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में, ये आ रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल सोसाइटी में, और ये आ रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोलॉजी में।
तो आप उनको कैटेगराइज कर लें और आपको पता चल जाएगा कि कौन सी थ्योरी किसको डील कर रही है, आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। तो उनको माइंड में रखना जरूरी है, डायमेंशंस को, यहाँ से आपकी थ्योरीज क्लियर हो जाएंगी। अभी जैसे रियलिज्म है या लिबरलिज्म है, इसको मैं डिटेल से तो आपको नहीं बताता, बस थोड़ा सा ओवरव्यू देता जा रहा हूँ आप लोगों को कि रियलिज्म जो है वो पावर पे बिलीव करता है। वो कहता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंटेट है, वो नेचुरल है, वो होता ही रहेगा, उसको रोका नहीं जा सकता, उसको जो है वो मेंटेन किया जा सकता है, फिर वो उसके अपने तरीके कार देता है। तो जो कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम है वो कहता है वो इसी की वजह से है। और लिबरलिज्म जो है वो उसको थोड़ा डिनाई करता है, वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। इनके अपने क्लासिकल जो इंटरप्रिटेशंस भी हैं, उस पे हम कभी क्लास रखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा थ्योरीज के बारे में। तो अगर आपको ट्रेडिशनल थ्योरी सही तरीके से आ जाए तो आप अगली थ्योरीज को बड़े अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो है क्रिटिकल थ्योरीज है, मैंने बताई, इनको भी क्रिटिसाइज करती हैं। और इनमें न्यो मार्क्सिज्म आता है, क्रिटिकल थ्योरी आती है, जो कहती है कि ट्रेडिशनल थ्योरीज ने जो चीजें एक्सप्लेन कर रही हैं वो सही नहीं है। वो तो अंग्रेजों ने या पर्टिकुलर एक यूरोसेंट्रिक थी, यूरोप ने दी थी, वो उनके फायदे के लिए थी, वो कैपिटलिस्ट के फायदे के लिए हैं। और ये हर चीज को एक्सप्लेन नहीं करती। ये जो है वो क्रिटिकल थ्योरीज हैं, ये उस पर ये बिलीव रखते हैं। और इसी तरीके से जो आपका कंस्ट्रक्टिविज्म है, वो तो कहता है चीजें कंस्ट्रक्टेड हैं, इनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, डिफरेंट नैरेटिव्स बनाए जाते हैं। तो इनकी अपनी एक जो है वो अंडरस्टैंडिंग है दुनिया के बारे में। तो अगेन माइंड में क्या रखना है कि डायमेंशंस कौन सी हैं, और माइंड में क्या रखना है कि ये डील किस सब्जेक्ट से कर रही हैं, क्या वो सब्जेक्ट किस डायमेंशन में आता है, जो जिस डायमेंशन में आता है वो थ्योरी उसको डील कर रही होगी। ऑलराइट, यहां तक क्लियर है आपकी चीजें। और इसी तरीके से जब हम अप्रोचेस की बात करते हैं तो हम थ्योरीज को अप्रोचेस से मिला देते हैं। याद रखिए, अप्रोच इज समथिंग वेरी डिफरेंट। अप्रोच को अगर मैं इसको, यहाँ पे आईआर के काफी लोग स्टूडेंट बैठे हैं या सोशल साइंस के, आपने एक टर्म सुनी होगी। एक टर्म होती है जिसे हम ओंटोलॉजी कहते हैं, और एक टर्म होती है जिसको हम इपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। गॉट इट? ओंटोलॉजी क्या है? ओंटोलॉजी ये होती है कि चीजों की एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, हम उसको देखते हैं, उसको ओंटोलॉजी कहते हैं। नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, यानी कि जो वॉर है वो वॉर है क्या बेसिकली, उसको हम ओंटोलॉजी कहते हैं। और फिर ये देखना कि उस वॉर को समझा कैसे जा सकता है, हम उसको इपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। यानी कि हाउ टू अंडरस्टैंड द थिंग, हाउ टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर फिनोमिना, उसको हम इपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। इट मींस द इट इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज व्हिच डील्स विद हाउ टू नो थिंग, उसको हम इपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। तो ये जो नीचे अप्रोचेस हैं आपकी, ये अप्रोचेस बेसिकली आपकी जो हैं वो जो इपिस्टेमोलॉजीज हैं कि हम चीजों को जान कैसे सकते हैं। तो उसमें एक आइडियलिस्ट अप्रोच है आपकी, एपोस्टोमोलॉजी है, जिसको हम कहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, अब्दुल ज़ाहिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है। तो जो आपकी अप्रोचेज हैं, ये आइडियलिस्ट अप्रोच है, जिसे हम नॉर्मेटिव एपोस्टोमोलॉजी कहते हैं। स्पेकुलेट करते हैं हाउ थिंग्स शुड बी की बात होती है, जो आइडियलिज्म के अंदर होती है। एक बिहेवियरल अप्रोच है, या जिसे पॉजिटिविस्ट भी कहा जाता है। जो साइंटिफिक है, वो कहते हैं कि भाई अगर आपको सोशल साइंस को समझना है तो उसको नेचुरल साइंस के पर्सपेक्टिव में समझना होगा, उसको हम पोस्ट पॉजिटिविस्ट कहते हैं। और एक और एपिस्टेमोलॉजी है जिसे सॉरी पॉजिटिविस्ट कहते हैं, और पोस्ट पॉजिटिविस्ट ये कहते हैं कि नहीं, हम चीजों को साइंटिफिकली नहीं समझ सकते, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पोस्ट पॉजिटिविस्ट कहते हैं। तो ये बेसिकली एपिस्टेमोलॉजीज हैं, जो अप्रोचेज हैं जिसके जरिए हम इन चीजों को जानते हैं। हम हमें कैसे पता चले कि वॉर क्यों हो रही है, हमें कैसे पता चले, हमें कैसे पता चले कि पीस कैसे मेंटेन किया जाता है, हमें कैसे पता चले कि इंसान सेल्फिश क्यों है। ये जो पता लगाने वाली बात होती है, इसको हम कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। और उनको हम जब जो अप्रोचेज यूज करते हैं ये चीज जानने के लिए, उसको हम आइडियलिस्ट के अंदर भी देखते हैं, बिहेवियरलिस्ट के अंदर भी देखते हैं, और पॉजिटिविस्ट और पोस्ट पॉजिटिविस्ट के अंदर भी देखते हैं। तो इनको आपने इस पर्सपेक्टिव में देखना है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपकी ये मेन स्ट्रीम थेरीज हैं, ये पॉजिटिविस्ट थेरीज हैं। ये कहते हैं आप साइंटिफिकली इंसान के बिहेवियर को क्वांटिफाई करके आप जान सकते हैं कि जंग होगी कि नहीं होगी। उनके अपने बिलीव्स हैं। इसी तरीके से जब आप पोस्ट पॉजिटिविस्ट के ऊपर जाते हैं तो आप कंस्ट्रक्टिविज्म आ जाता है। वो बिलीव रखता है नहीं, वो जो आप चीजें बता रहे हैं वो कहते हैं पॉजिटिविस्ट को कहते हैं वो चीजें तो वही हैं जो आपके पर्सपेक्टिव में ठीक है, जरूरी तो नहीं है वो हर जगह पे ठीक होनी चाहिए। और
ये एक डिबेट है जिसको आपने थोड़ा बहुत माइंड में रखना है। अगर ये चीजें आपको अभी माइंड में नोट करते जा रहे हैं तो आप जब इन थ्योरीज को समझेंगे तो इस पर्सपेक्टिव में समझेंगे कि कौन सी जो थ्योरी है वो किस एपिस्टेमोलॉजी से आती है। मेन स्ट्रीम थ्योरीज जो हैं, या जो आप डायमेंशन में चले जाएं तो इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी की डायमेंशन में आती हैं, वो कौन सी एपिस्टेमोलॉजी से आती हैं, वो आपकी पॉजिटिविस्ट से आती हैं। इसी तरीके से जब क्रिटिकल में चले जाते हैं आप, तो वो आपकी पोस्ट पॉजिटिविस्ट एपिस्टेमोलॉजी से आते हैं। गॉट इट? ये थ्योरीज ऑफ आईआर हैं, इस तरीके से इनको देखा जा सकता है। तो अगर आपके थ्योरीज क्लियर हैं तो हम आगे मूव करें कि हाउ टू थ्योराइज, उस क्वेश्चन के ऊपर हम आते हैं, जो भी एक बड़ा वो होता है, कंफ्यूजिंग सा होता है स्टूडेंट्स के लिए, थोड़ा उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, यहाँ तक क्लियर है चीजें आपकी? आपको पता चला है कि इंटरनेशनल रिलेशंस है क्या, उसकी शॉर्ट सी हिस्ट्री क्या है? आपको ये पता चला है इंटरनेशनल रिलेशंस की डायमेंशंस क्या हैं? आपको ये पता चला है कि थ्योरी क्या है, थ्योरी के फंक्शंस क्या हैं, कौन कौन सी थ्योरीज हैं, ये आपको पता चल गया है? ओके, वेरी गुड मरियम। ओके बिलाल, वेरी गुड। पीएम, आई डोंट नो पीएम। ओके, अल्लाह आपको पीएम बनाए पाकिस्तान का। ठीक है, ओके। तो हाउ टू अप्लाई थ्योरी, थ्योरी को हम अप्लाई कैसे करते हैं, ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। देखो, आप थ्योरी को कभी अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आप पहले उस थ्योरी को समझेंगे नहीं। तो थ्योरी को समझना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप उसको समझेंगे, फिर आपको थ्योरी को अप्लाई करना आएगा। तो ये बात माइंड में रखने की, आपने पहले थ्योरी को समझना है। जब आप थ्योरी को अंडरस्टैंड कर लेंगे, उसके बाद यू कैन अप्लाई दैट थ्योरी ऑन अ पर्टिकुलर फिनोमिना। इसको माइंड में रखें। अभी क्वेश्चन आता है कि हम समझेंगे कैसे। यहीं पे मैं आपको जो ट्रिक बताया हूं पीछे, कि आपने डायमेंशन में चले जाना है। आपने पहले डायमेंशन सेट करनी है कि जिस जिस फैक्टर को आप अप्लाई करने जा रहे हैं वो किस डायमेंशन में आता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पाकिस्तान और इंडिया के करंट रिलेशंस को थ्योराइज करना चाह रहे हैं, तो ये तो सिक्योरिटी से रिलेटेड है। सिक्योरिटी में आप इंटरनेशनल सिक्योरिटी में चले जाएंगे। जब इंटरनेशनल सिक्योरिटी में जाएंगे तो वहां पे आपको दो थेरीज मिलेंगी। आपको रियलिज्म मिलेगा, न्यो क्लासिकल और न्यो रियलिज्म मिलेगा, लिबरलिज्म और न्यो लिबरलिज्म मिलेगा। तो जहां पे आपकी कॉजेशन ऑफ वॉर की बात होगी, जहां पे कंफ्लिक्ट की बात होगी, जहां पे इंटरेस्ट की बात होगी, तो आप वहां पे रियलिज्म के अंदर चले जाएंगे। जब आप रियलिज्म के अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस रियलिज्म की बात कर रहे हैं। क्लासिकल रियलिज्म तो इंडिविजुअल सेट करता है। और जब आप और जब आप इसको देखेंगे, अगर आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आप स्ट्रक्चर रियलिज्म के ऊपर चले जाएंगे। वहां से आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आएगी थ्योराइज करने की। तो गाइस, कि वो है, पहले आप थ्योरी को अंडरस्टैंड करें। और थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी है कि आपको थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा। और थ्योरी को कैसे पढ़ेंगे आप? थ्योरी को पढ़ेंगे आप उस आईआर की एक पर्टिकुलर डायमेंशन के अंदर। अगर आप कश्मीरियों की सेल्फ डिटर्मिनेशन को देखना चाहते हैं, कुर्द्स की सेल्फ डिटर्मिनेशन को देखना चाहते हैं, पैलेस्टीनियंस को देखना चाहते हैं, ये जो अभी अजरबैजान और जैसे कंस्ट्रक्टिविज्म मिलेगा आपको, तो आप वहां से जान सकते हैं चीजें कि बेसिकली फिनोमिना है क्या। तो नंबर वन, थ्योरी को थ्योराइज करने के लिए आपने एक थ्योरी को जो है वो एक्सटेंसिवली गो थ्रू करना है। आप थ्योरी को प्रॉपर पढ़े नहीं है, उसको समझे नहीं है, और आप कहें कि आप थ्योरी को थ्योराइज करेंगे, दिस इज इम्पॉसिबल। तो पहली शर्त क्या है कि थ्योरी को प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है। और अंडरस्टैंड करने के लिए क्या जरूरी है? आपने डायमेंशन सेट करनी है पहले। और जब आपने डायमेंशन सेट कर ली तो आपको एक थ्योरी मिल जाएगी। अभी उस थ्योरी को क्या करना है? आपने देखना है, उस थ्योरी का इंट्रोडक्शन देखना है कि वो बेसिकली किसके बारे में है। जो डायमेंशन में आपने देखी, फिर हर थ्योरी के अपने असम्पशंस हैं। हर थ्योरी अपने assumptions देती है। देन यू हैव टू लोकेट दोज assumptions। आप वो assumptions देखेंगे। हर थ्योरी अपने हैं, या पर्सपेक्टिव कहें, या assumptions कहें उसके, या थीम्स कहें उस थ्योरी के, वो हर किसी के अपने होते हैं और हर थ्योरी के अपने हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी थ्योरी है वो सिर्फ एक assumption दे के चुप करके बैठ जाएगी, ऐसा नहीं है। उसके 3 से 4 assumptions होंगे।
वो कह रही होगी कि ह्यूमन की नेचर कैसी है, वो बता रही होगी कि स्टेट्स क्यों लड़ती हैं, वो बता रही होगी कि वॉर के कॉजेशंस क्या हैं, वो बता रही होगी पीस को कैसे मेंटेन करना है। ये देखिए 4 तो आपके ये असम्पशन्स बन गए। तो आपने क्या करना है, उन असम्पशन्स को क्या करना है, उन असम्पशन्स को आपने देखना है। फिर एक-एक असम्पशन्स को जो है, वो आप उस पर्टिकुलर जो आपका इश्यू है, उससे रिलेट करते जाएँगे। आप कहेंगे कि भई रियलिज़्म बिलीव क न्यो रियलिज़्म, जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, हम न्यो रियलिज़्म की बात करते हैं व्हिच बिलीव्स कि इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो अनार्किकल है, यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, जिसकी वजह से स्टेट्स जो हैं वो खुद को खुद प्रोटेक्ट करती हैं, और प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट्स जो है वो सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करती हैं, या अपनी सिस्टम जो सिक्योरिटी उसको सस्टेन करती हैं, क्योंकि उनको पता है कोई भी ऐसा पावर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, लिहाजा वो सेल्फ हेल्प के तौर पे रहती हैं। ये न्यो रियलिज्म बता रहा है हमें। जब आप इसको पाकिस्तान इंडिया पे देखेंगे तो आप देखेंगे वाकई ही इंटरनेशनल सिस्टम तो अनार्किकल है, इंडिया को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं बैठी। इसी तरीके से अभी दोनों को पता है कि जो सेंट्रल अथॉरिटी नहीं बैठी, तो हर एक ने अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करना है। जो सेल्फ हेल्प है, यहाँ पे कोई स्टेट किसी की हेल्प करने नहीं आएगी, तो हर स्टेट अपने तौर पे खुद हेल्प करेगी। अभी खुद हेल्प करने के लिए क्या तरीकेकार है, उनके पास ये तरीकेकार रहेंगे, या तो वो सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज कर दें, या तो वो सिक्योरिटी को जो है वो एक प्रॉपर लेवल तक रखे ताकि डिटरेंस क्रिएट हो जाए। तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों को पता है इस चीज का, और ये दोनों क्या करेंगे, अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करेंगे ताकि वो स्टेट इस पे हमला ना करे और ये उस पे हमला ना कर सके। देखिए ये एक छोटी सी जो 3-4 बातों के अंदर आपने कैसे पूरे फिनोमेना को जो है वो एक्सप्लेन कर लिया। इसी तरीके से आप पहले डायमेंशन को देखेंगे कि जिसकी बात आप कर रहे हैं वो डायमेंशन किस में आती है। फॉर एग्जांपल, आप अगर बात करेंगे कश्मीरीज की सेल्फ डिटरमिनेशन की या पैलेस्टीनियंस की, आप जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर रियलिज्म को घुसा लें अंदर। करेक्ट? यस, यस जहांगीर, ऑफेंसिव डिफेंसिव, वेरी गुड, ठीक है। आप रियलिज्म को नहीं, वहां पे आपको आइडेंटिटीज की थेरीज मिलेंगी। इसी तरीके से जब आप देखेंगे ठीक है, इसी तरीके ओके, देखेंगे मैं ये सुरेश्वर, आई थिंक आपका नाम था, उससे पहले आई डोंट नो किसने किया है कि उसको कैसे जो है आपने थ्योराइज करना है। डू रिमेम्बर, आपने थ्योराइज करने के लिए सबसे पहले आपने इशू लेना है, आपने टॉपिक ले लिया, ये टॉपिक है आपका। फिर आपने क्या किया, फिर आपने उस टॉपिक के बारे में चीजें जो भी इकट्ठी करनी थी कर ली। फिर आपने कोई एक पर्टिकुलर थ्योरी ले ली जो आप लेना चाहते हैं, आप डायमेंशन में जाएंगे कि आपका टॉपिक किस डायमेंशन में आ रहा है। ओके, डायमेंशन में आ रहा है आपका जो है वो टॉपिक है, आपने वो डायमेंशन ले ली। और फिर आप क्या करेंगे, फिर आप उस डायमेंशन से किसी एक थ्योरी को लेंगे। अगर वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी के अंदर है तो आप मेन स्ट्रीम से लेंगे, अगर वो आपका जो है इकोनॉमी से है तो आप इकोनॉमी से लेंगे, अगर वो सोसाइटी से है तो आइडेंटिटी से लेंगे, अगर वो आपका इकोलॉजी से है तो आप जो है ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी से लेंगे। आप वहीं से थ्योरी को डिराइव करेंगे, और जब थ्योरी आपकी डिराइव होगी, पता चल गया कि ये थ्योरी इसके ऊपर आती है, ये टॉपिक इसी थ्योरी के अंदर आता है, तो फिर आप उस थ्योरी के असम्पशंस को देखेंगे कि वो थ्योरी कौन से असम्पशंस दे रही है, और हर थ्योरी के असम्पशंस होते हैं। फिर आप क्या करेंगे, पहले उस थ्योरी के असम्पशंस को लिखेंगे, सारे असम्पशंस लिख लिए, ये थ्योरी ये बात कहती है। फिर आप उसके एक-एक असम्पशन को उस टॉपिक से रिलेट करके एक्सप्लेन करते जाएँगे। ये थ्योरी कहती है फॉर एग्जांपल कि स्टेट जो है अनार्किकल स्ट्रक्चर में रहती हैं, तो देखें पाकिस्तान और इंडिया दोनों अनार्किकल स्ट्रक्चर में रह रहे हैं। ये थ्योरी कहती है कि चूंकि अनार्किकल स्ट्रक्चर होता है, तो लिहाजा स्टेट्स को क्या करना पड़ता है, स्टेट्स को सेल्फ हेल्प के तौर पे जाना पड़ता है। तो पाकिस्तान एंड इंडिया भी सेल्फ हेल्प के तौर पे वर्कआउट कर रहे हैं, उनको पता है कोई नहीं आएगा बचाने के लिए। वो कहती है कि भई या तो वो मैक्सिमाइज़ कर देगी सिक्योरिटी को, या ऑफेंसिव बन जाएगी या डिफेंसिव बन जाएगी। तो देखें, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो ऑफेंसिव है, क्योंकि उनके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है, और इंडिया का जो है वो ऑफेंसिव नहीं है, फर्स्ट यूज़ नहीं है पॉलिसी, क्योंकि उनके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मौजूद है। तो ये देखिए, ये एक न्यूरलिज़्म के बेसिस पे आप इंडिया और पाकिस्तान को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। और अगर फ्यूचर प्रिडिक्शन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भई जब तक न्यूक्लियर डेटर्स क्रिएट है यहाँ पे, तो ये कोई कन्वेंशनल वॉर तो नहीं होनी दोनों में। हाँ, नॉन कन्वेंशनल लेवल पे दोनों के जो रिलेशंस हैं, वो हमेशा से खराब होते रहेंगे, वो ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों एक दूसरे को एनिमिटी के तौर पे देखते हैं बिकॉज़ ऑफ अनैर्किकल स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल
सिस्टम। तो इस तरीके से आप चीज को डील करेंगे। और इस तरीके से आप थ्योरी को क्या करेंगे, जो है वो अप्लाई करेंगे। तो पहले आपने क्या देखनी है, पहले आपने देखनी है ठीक है, यस, हाँ बिल्कुल। आप आई डोंट नो आपका नाम क्या था, बट आप सिक्योरिटी और इकोनॉमी को मैच भी कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आपके पास थेरीज हैं। आप दोनों को यूज कर सकते हैं। जो है आप रियलिज्म से भी ले सकते हैं, और आप जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी से भी किसी इसको ले सकते हैं। रबानी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपने थेरीज को थ्योराइज करना है। और डू रिमेम्बर डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका ये ख्याल है कि आपने एक थ्योरी पढ़ ली, उसको उठा के थ्योराइज कर लिया सीएसएस और पीएमएस लेवल पे, तो ये आपकी गलतफहमी है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप थ्योरीज के बारे में आपको क्लियर होना पड़ेगा। उसके बाद यू वुड बी एबल टू डू इट इन इन एक्सीलेंट वे। अच्छे तरीके से आप तभी डील कर पाएंगे। तो आपने अभी आज के बाद एक काम करना है, वो काम ये करना है कि आपने जो भी इशू देखना है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, आपने के माइंड में फौरन वो डायमेंशंस आनी चाहिए जो मैंने बताई है। ये इशू किस डायमेंशन में जाता है, और जिस डायमेंशन में जाएगा वहां पे आपको थ्योरी ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। आप फिर उस थ्योरी के बेस पे उस इश्यू को एक्सप्लेन कर सकते हैं। गॉट इट? यहां तक क्लियर है डियर स्टूडेंट्स के थ्योरी को अप्लाई कैसे करना है, क्या चीजें जरूरी हैं थ्योरी को अप्लाई करने के लिए? इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? ओके मरियम अमजद, गुड। ओके साद, वेरी गुड, शाबाश। ओके इमाद पीएम, गुड, वेरी गुड, शाबाश। बिलाल, वेरी गुड। आप लॉ के बंदे हैं, अगर आपको सही तरीके से समझ आ रही है तो दैट इज वंडरफुल। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आपको ओके काशिफ, वेरी गुड, शाबाश। अजीम तारिक, वेरी गुड। इमरान, गुड। ओके बिलाल, वेरी गुड, शाबाश। ओके, तो आपको पता चला कि थ्योराइज कैसे करना है, और मैंने बताया कि थ्योराइज कोई इतना आसान काम भी नहीं है जितना आप ले ले रहे हैं, और इतना मुश्किल काम भी नहीं जितना आप समझ रहे हैं। बट पहले आपके क्लियरिटी ऑफ माइंड होनी चाहिए थ्योरीज को थ्योराइज करने के लिए, कि ये टॉपिक जो आप ले रहे हैं, जो इशू आप ले रहे हैं, वो इशू आपका किस डायमेंशन में आ रहा है। आप उस डायमेंशन में जाएंगे। यस ऑब्वियसली अब्दुल जाहिर, बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि सोशल साइंस की खासियत ही यही है कि उसकी डिफरेंट एक्सप्लेनेशन हो सकती हैं। आपने क्या करना होता है, आपने, अच्छा मैं इसको एक सिंपल वर्ड में बताता हूँ। सिंपल वर्ड में मैं ये बताऊं कि रियलिटी एग्जिस्ट इन सोशल साइंसेज, but that reality is in unachievable. However, we can come closer to that reality through using different epistemologies or methodologies. इंटरनेशनल सोशल साइंस के अंदर रियलिटी एग्जिस्ट करती है, बट हम उस रियलिटी को जान नहीं सकते हैं। हाँ, हम उस रियलिटी के करीब पहुंच सकते हैं थ्रू डिफरेंट मीन्स के जरिए, एपिस्टेमोलॉजीज के जरिए। हम रैशनैलिटी इस्तेमाल करके, एम्पिरिसिज्म इस्तेमाल करके, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म के अप्रोचेस इस्तेमाल करके हम रियलिटी के करीब पहुंच सकते हैं। बट वो रियलिटी एग्जिस्ट है क्या, एग्जिस्ट, हम उसको नहीं जान सकते। तो इस वजह से इंटरनेशनल जो सोशल साइंसेज हैं, उसकी एक टॉपिक की डिफरेंट एक्सप्लेनेशन होती हैं। जैसे नॉट लाइक आर नेचुरल साइंसेज, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे भाई 2 + 2 = 4 बन जाता है, ऐसे नहीं होता है। सोशल साइंस में आपकी एक ही रियलिटी है, उसके डिफरेंट एक्सप्लेनेशन हो सकती हैं। वो रिलेटिव होती है हमेशा, उसकी डिफरेंट एक्सप्लेनेशन होती हैं। हम एग्जैक्ट रियलिटी तक नहीं जा सकते, अनअचीवेबल है, हमारे बस की बात नहीं है, हम मानते हैं सोशल साइंस। बट हम क्या करते हैं, हम उसके करीब जा सकते हैं, हम उसको जान सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, वो डिफरेंट पैराडाइम्स को जो है वो यूज करके। तो इसलिए सोशल साइंस के अंदर एक चीज की डिफरेंट एक्सप्लेनेशन होती हैं। बट आपने क्या करना होता है, आपने एक बेस्ट थ्योरी को लाना होता है जो ज्यादा से ज्यादा उस फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सके। दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ थ्योरीज। और जी सैरिश, मैं आता हूँ, आप जो है क्वेश्चनिंग आंसरिंग सेशन के ऊपर, या हम आप भी गए क्वेश्चनिंग आंसरिंग सेशन पर। आप अपने हैंड्स रेज करेंगे, मैं एक एक को जो है वो अनम्यूट करूंगा, देन आप जो है मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपके क्वेश्चन हैं। वी हैव 12 minutes where you can ask as many questions as you can. Okay, the first question is from जो है वो सहरिश की तरफ से है। uh, जी सहरिश, मैंने आपको अनम्यूट किया है और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
सैरिश आप अनम्यूट हैं, आप खुद को अनम्यूट करें। ओके, मोहम्मद ताहिर। जी मोहम्मद ताहिर, आई हैव अनम्यूटेड यू, आप पूछ सकते अस्सलाम वालेकुम सर। हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने एक तो लेट ज्वाइन किया है, अभी थ्योरीज के बारे में आप बता रहे थे तो मैं इस वक्त टेंशन नहीं, यानी मैंने सुना है थ्योरीज कितना सर इम्पोर्टेंस है सीएसएस के लिए, तो कितनी हमारी जो है ना वो होनी चाहिए सर? मोहम्मद ताहिर, आपकी आईआर जो है वो थेरीज के बगैर है ही नहीं। जी अगर आपकी आईआर में थेरीज के ऊपर ग्रिप है, बाकी चीजें आपकी इधर उधर हैं, तो आप बड़ा अच्छा खुद को आगे ले जाएंगे। थेरीज पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। पता है उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि आप हर फिनोमिना को किसी न किसी थेरी में घुसा के आप एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हैं। अगर आपके पास थेरी नहीं है तो आप फिर वही नॉर्मल बातें करते फिरेंगे। अगर आपकी थेरी पे ग्रिप अच्छी होगी तो आप किसी भी इशू को किसी भी थेरी से रिलेट करके जो है आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो थेरी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको तभी कहा है कि जब मैं इनिशियल में दे रहा था, मैंने आपको डेफिनेशन बताई, उसकी हिस्ट्री बताई, और फिर बताया कि आपने फिर उसके ऊपर डायमेंशन और फिर थेरीज पे ही फोकस करना है आप। मे बी वो ये रिकॉर्डेड हो, लेक्चर हो, मैं कहूँगा जो है वो आजम को अगर है तो फिर वो आपको वहां पे दे देगा, आप वहां से ले सकते हैं फर्दर अगर आपने किया है तो। जी नासिर इकबाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम नासिर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने थ्योरीज बताई हैं या डिमेंशन है, इनमें सबसे कोई बुक बताएं जिसमें ये सभी चीजें हों बेसिक में, और स्टेप बाय स्टेप आगे नेक्स्ट आप हमें गाइड करें कि हम इसके ये बेसिक है पहले ये पढ़ें, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ताकि हम फुल क्लियरली समझ सकें कि इस सब्जेक्ट में तैयारी करनी कैसे है। अभी तो फिलहाल हम ब्लैंक है एक किस्म ओके, के। वेरी गुड, यू आर टॉकिंग अबाउट सोर्सेज। मैं अभी आपको लिखवाता हूँ, आप लिखें सारे। जो है देखो बच्चों, आपने जब इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टार्ट करना है तो आपके लिए स्टार्टिंग बुक जो रेफरेंस बुक होनी चाहिए इन माय व्यू, दैट शुड बी जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस है, जोशा गोल्डस्टेन। जोशा गोल्डस्टेन, ये पीडीएफ में भी बुक है। आपने पहला चैप्टर इसका पढ़ना है, हाउ टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो पहली बुक आपकी ये होनी चाहिए, जोशा गोल्डस्टेन की इंटरनेशनल रिलेशंस। आपने जो हिस्ट्री पढ़नी है उसके बाद, हिस्ट्री के लिए आपके पास इंटरनेशनल रिलेशंस बुक का नाम है, और वो केरन ए मिंगिस्ट की बुक है। केरन ए मिंगिस्ट, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के नाम से चैप्टर है, तो दूसरा चैप्टर आप उस बुक से पढ़ेंगे, केरन ए मिंगिस्ट। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस, तो हिस्ट्री आप वहीं से पढ़ेंगे। फिर आपका आ जाता है वर्ल्ड वार 1 टू कोल्ड वार। वर्ल्ड वार 1 टू कोल्ड वार जो है, जिस बुक से आप पढ़ेंगे, दैट बुक इज वर्ल्ड पॉलिटिक्स बाय केगले। आप उसे पढ़ेंगे, वर्ल्ड पॉलिटिक्स बाय केगले। 3 बुक्स आपकी ये हो गई। और फिर आपकी जो बुक आती है वो थेरीज के ऊपर आती है। आप थेरीज के ऊपर भी, जो मैंने पहले बुक आपको बताई है जोशा गोल्डस्टेन की, आप थेरीज को अंडरस्टैंड कैसे करना है, आप उस बुक को जो है वो रेफर करेंगे। और मेरे पास एक बुक पड़ी हुई है जो कि बहुत अच्छी बुक है, इसी थेरी से रिलेटेड है। अ, कोई प्लेटफॉर्म हम बनाएंगे किसी तरीके से, या जो है आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, या मेरा जीमेल एड्रेस लिख लें आप, मुझे अगर उस पर रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको वहीं पे भेज दूंगा। आप मेरा जीमेल एड्रेस मैं आपको उसमें लिखवा रहा हूँ, जो है चैट में, वो आप उसको लिख लें। आप मुझे सिर्फ मैसेज करेंगे कि सर आपको बुक चाहिए थेरीज के ऊपर, वो मैं बुक आपको भेज दूंगा। वो बुक बहुत अच्छी है थेरीज के ऊपर। अ, जी बिल्कुल। वाह, क्या बात है यार, किसने, ये मुस्तफा खान ने लिखा है। आपने तो, वाह भाई वाह। हाँ जी बिल्कुल, यही एड्रेस है मेरा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आप मुझे जस्ट मेल करेंगे कि सर मुझे ये बुक चाहिए, तो वो बुक मैं आपको भेज दूंगा। थेरीज के लिए वो बहुत अच्छी बुक है, आपने थेरीज के लिए सिर्फ उसको रखना है। उससे पहले जो मैंने चीजें बताई हैं वो आप इन्हीं बुक से पढ़ेंगे, जो मैंने आपको चैप्टर्स बता दी हैं, इसी से पढ़ेंगे। ओके, तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरियम आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी मरियम।
मैंने अनम्यूट कर दिया, आप खुद को अनम्यूट करें, यू कैन आस्क। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन ओशन को अगर हम टारगेट कर रहे हैं, या अगर हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें इंडियन ओशन के साथ जितने स्टेट्स इंटरकनेक्टेड हैं उसकी पॉलिटिक्स के अंदर, तो अगर हम इस चीज को स्टडी करना चाह रहे हैं एज अ होल, तो इसकी डायमेंशन क्या बनेगी जिसमें हम एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क अप्लाई कर सके? इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी। तो पॉसिबली इसके अंदर कौन सी थ्योरी अप्लाई होती है? इसके अंदर न्यू रियलिज्म होगी। ओके सर। सर एक क्वेश्चन और था, वो ये कि जैसे एल्फ्रेड महान है, उसने नेवल सिक्योरिटी के बारे में काफी बात की है, ब्लू इकोनॉमी के बारे में, तो सर ये किस तरफ जा रहा है? ये इसी की तरफ ही है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल ठीक सिक्योरिटी है, में। ठीक है, थैंक यू सिक्योरिटी सर। में एल्फ्रेड थेयर महान है, और दूसरा आपका मैकेंडर है, जिसने हिंटरलैंड की थ्योरी दी थी, वो इसी के अंदर ही है। ओके जी, अजीम तारिक जी। अजीम, अजीम मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप खुद जी को अनम्यूट कर जी जी सकते हैं। सर, अस्सलाम जी वालेकुम अजीम। सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने थ्योरीज पढ़ी हैं डिटेल में, ट्रेडिशनल और क्रिटिकल थ्योरी। तो मेरे पास एक बहुत अच्छी बुक है जो कि सिर्फ थ्योरीज, आईआर थ्योरीज, जो सारी थ्योरीज को कवर करती है। तो वो मैं कैसे शेयर करूं सबके साथ? आप अपना ईमेल एड्रेस दे दें यहाँ पे, ठीक है सर। तो वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, रिक्वेस्ट यू। ओ ओ ओके सर। ठीक है अजीम। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ओके ओके डियर, ओके देयर आर मेनी। अच्छा, आयशा क्यों जी? आयशा। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने इंटरनेशनल रिलेशंस में थ्योरीज का बताया है, बट इंटरनेशनल रिलेशंस में तो लॉज भी आते हैं और बाकी चीजें भी आती हैं, तो काइंडली उनके मुतालिक भी बुक्स बता दें। और अभी जो आपने कुछ थ्योरीज पहले बताई हैं, किसी एक इशू पे थ्योरी को इंटरनेशनल लॉ के साथ रिलेट करके समझा सकते हैं? देखें, इंटरनेशनल लॉ जो इसके अंदर और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, जो कि हमारी टाइम की कमी थी, या हम कोई नेक्स्ट मीटिंग रख लेंगे तो मैं आपको उन फील्ड्स के अंदर लेके जाऊंगा। हाँ बिल्कुल हैं, जो आप लॉ को यूज कर सकते हैं। जो आपकी लिबरल थ्योरी है, वो लिबरल थ्योरी तो बिलीव ही लॉ के ऊपर करती है, इन नॉर्म्स के ऊपर करती है कि इंटरनेशनल लॉ को यूज करके आप जो है वो पीस को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका साउथ चाइना सी के ऊपर ही देख लें, वो हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी के ऊपर भी लेते हैं, पर वहां पे हम लॉ की भी बात करते हैं कि इंटरनेशनल लॉ उसके बारे में क्या कहता है, और उस कॉन्फ्लिक्ट को इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव में कैसे ठीक किया जा सकता है। इसी तरीके से पाकिस्तान और इंडिया की बात भी हो रही है, कश्मीर के ऊपर बात हो रही है, वहां पे भी हम इंटरनेशनल लॉ को यूज करते हैं। बट एक्चुअल थिंग पता है क्या है आयशा? थिंग ये है कि आईआर के अंदर ट्रेडिशनल थेरीज डोमिनेट करती हैं, बिकॉज वो ट्रेडिशनल थेरीज सुपर पावर की तरफ से दी गई हैं, यूरोसेंट्रिक हैं, और हमारे यहाँ नैरेटिव्स भी उनके मौजूद हैं, हमारे यहाँ स्कॉलरशिप भी उनके अंदर मौजूद है। लिहाजा इस वजह से अच्छा, नंबर वन। नंबर टू ये बात है कि वो जैसे अमेरिकन डिप्लोमेट है हेनरी किसिंजर, वो कहता है इधर यू बिलीव और नॉट, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रन्स टू रियलिज्म। हम बिलीव करें या नहीं करें, स्टेट्स रियलिज्म पे ही फोकस करती हैं। तो जब रियलिज्म के अंदर हम आ जाते हैं, तो फिर वहां पे इंटरनेशनल लॉ जो है वो अपनी सिग्निफिकेंस जो है वो लूज कर जाता है, क्योंकि वो उस चीज को मानते नहीं है। हर चीज इधर उधर घूम फिर के फिर भी अपने नेशनल इंटरेस्ट पे आ जाती है, और वो फिर उन्हीं इंटरनेशनल लॉ को साइड पे फेंक देती है। जैसे इंडिया वहां पे फेंक रहा है, जो अमेरिका है वो ह्यूमैनिटेरियन लॉ को वहां पे फेंक के बैठा हुआ है, चाइना की अपनी सिचुएशन है। तो अगेन, जो कि रियलिस्ट पैराडाइम डोमिनेट करता है, तो इस वजह से जो लॉ की सिग्निफिकेंस है इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो लूज हो जाती है। और सेकेंडली, जो इंटरनेशनल लॉ की अपनी इंपॉर्टेंस है, वो भी बड़ी एक कंटेस्टेबल है। आपने देखा कुछ लोग तो उसको लॉ मानते ही नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल लॉ को। और एक जो पैराडाइम है वो कहता है नहीं, इंटरनेशनल लॉ एक लॉ है। तो इस वजह से इंटरनेशनल लॉ को यूज करके हम कुछ चीजों को पढ़ जरूर सकते हैं, समझ जरूर सकते हैं, बट क्योंकि एक प्री डोमिनेंट जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो रियलिस्ट के अंदर आते हैं, तो वो लॉ को जो है वो अवॉइड कर देते हैं, तभी हम उसकी तरफ ज्यादा जाते नहीं हैं।
हम फॉर एग्जांपल आपकी जो अमेरिका ने इंटरवीन किया था इराक के अंदर, उसके अंदर भी जी सर। इंटरनेशनल लॉ से ही उन्होंने लिया था, जो प्रीम्प्टिव अटैक्स वहां पे किए थे ह्यूमैनिटेरियन लॉ के बेस के ऊपर, कि भाई जहाँ पे आपको नजर आए कि ह्यूमन राइट्स वायोलेट हो रही हैं वहां पे, तो दूसरी स्टेट्स को ये पावर है, कुछ आर्टिकल्स मौजूद हैं, आप उनको सामने रख के आप वहां पे इंटरवीन कर सकते हैं। तो काफी सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको आप इंटरनेशनल लॉ से रिलेट करके स्टडी कर सकते हैं। बट चूंकि रियलिस्ट पैराडाइम ज्यादा वो करता है, डोमिनेट करता है, तो हम इंटरनेशनल लॉ को इग्नोर कर देते हैं। दिस इज द रीजन है। तो सर अगर कोई इशू रेज होता है तो जरूरी तो नहीं है ना, अगर एक स्टेट दो स्टेट्स के दरमियान कोई इशू इंटरनेशनल लेवल पे होता है तो जरूरी तो नहीं है ना कि हर थ्योरी को दोनों स्टेट्स मानते हो, मतलब एक ही थ्योरी को पर्टिकुलरली।